इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ओलिगोपोली के बर्ट्रैंड मॉडल का अध्ययन करेंगे। बर्ट्रैंड मॉडल 1883 में आया था। इसके पहले 1838 में कूर्नो का मॉडल प्रकाशित हुआ था। कूर्नो एक मैथमेटिशियन थे और उनके इस मॉडल की तरफ, जिसमें गेम थियरी का उपयोग हुआ था, अर्थशास्त्रियों का ध्यान गया नहीं। 1880 के दशक में एक महान अर्थशास्त्री लियोन वालरस, जो उनके मित्र भी थे, उनका ध्यान उनकी इस आर्टिकल पर गया और तब लोगों ने देखा कि डुओपोली पर एक मॉडल है और ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कूर्नो का। और तभी उस मॉडल के आलोचना के स्वरूप में एक दूसरा मॉडल आया 1883 में, जिसे हम लोग बर्ट्रैंड मॉडल के रूप में जानते हैं। कूर्नो के मॉडल में, जैसा कि हम लोग देखते हैं, दो फर्मों को माना गया था कि बाज़ार में हैं और दोनों होमोजीनियस गुड्स का निर्माण करती हैं और दोनों बाज़ार में अपने अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रतियोगिता करती हैं। और ये प्रतियोगिता वो बिक्री की मात्रा, क्वांटिटी में परिवर्तन करके करती हैं, क्योंकि जब वस्तुओं की मात्रा में कमी या वृद्धि की जाती है तो बाज़ार में उनके मूल्य प्रभावित होते हैं और उसके आधार पर जो वस्तु की मात्रा और तदनुसार उनके मूल्य और पुनः फिर उसके कुल आय और लाभ पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उस दृष्टि से फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। तो वहाँ जो जोर था कूर्नो का वो ये था कि ये प्रतियोगिता क्वांटिटी कंपटीशन होता है और बिक्री या उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करके फर्में एक दूसरे की प्रतियोगिता करती हैं अपने लाभ की अभिवृद्धि करने के लिए। इसके विपरीत बर्ट्रैंड का ये कहना था, जो उन्होंने अपने मॉडल में दिखाया, कि फर्में मूल्य की प्रतियोगिता करती हैं, अर्थात जो प्रतियोगिता करती हैं वो कीमत के माध्यम से करती हैं और अपने कीमतों में परिवर्तन करके वो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। तो ये मूल अंतर था दोनों में। एक थी कूर्नो का जो मॉडल है वो क्वांटिटी कंपटीशन है और बर्ट्रैंड का जो मॉडल है ये प्राइस कंपटीशन है। एक और दोनों में अंतर है कि कूर्नो के मॉडल में सीमांत लागतों को या शून्य मान लिया गया, लागत को शून्य मान लिया गया है सुविधा की दृष्टि से, लेकिन बर्ट्रैंड के मॉडल में सीमांत लागत को पॉजिटिव माना गया है, यद्यपि इसे स्थिर या कांस्टेंट मान लिया गया है। वो स्थिर रहती है पूरी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान और ऐसा भी सुविधा के लिए ही किया गया है। अन्य स्थितियों में भी यह मॉडल उसी तरह से लागू होगा। तो यहाँ पर हम आपको ये भी ध्यान दिला दें कि बर्ट्रैंड के मॉडल में दो टूल्स का प्रयोग होगा जिनका हम उपयोग करेंगे। एक है आइसो प्रॉफिट कर्व, समलाभ वक्र, और इसी समलाभ वक्र के आधार पर बनाया जाएगा रिएक्शन कर्व, प्रतिक्रिया वक्र। और इन दोनों को उपयोग से हम इस मॉडल को समझेंगे। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि कूर्नो मॉडल को समझने के लिए भी हम जब रेखागणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं तो हम इस रिएक्शन कर्व का उपयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि कूर्नो मॉडल में प्रतियोगिता
क्वांटिटी के आधार पर होती है और ये क्वांटिटी अच्छों पर दिखाई जाती हैं। इस नाते वहाँ पर इस वक्र का स्वरूप दूसरे तरह का होगा और यहाँ क्योंकि मूल्य दिखाए जाएंगे अच्छों पर, इस नाते इस वक्र का स्वरूप दूसरा होगा। इसलिए हमें भली भांति ये जान लेना चाहिए कि दोनों मॉडलों में जिन प्रतिक्रिया वक्रों का प्रयोग होगा उनके जो नेचर हैं या जो उनका शेप है वो अलग अलग तरह का होगा। इसीलिए मैंने इस मॉडल को पढ़ाने के पहले एक अलग वीडियो बनाया है, रिएक्शन कर्व इन बर्ट्रैंड मॉडल। वहाँ थोड़ा हमें समय था और हमने विस्तार से उस वक्र को समझाने का प्रयास किया। तो मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आज वाले वीडियो को पढ़ेंगे या बर्ट्रैंड मॉडल की व्याख्या करेंगे। तो बर्ट्रैंड मॉडल की व्याख्या करने से पूर्व हम उनकी मान्यताओं की तरफ आपका ध्यान दिला दें। पहली मान्यता एक बाजार में बर्ट्रैंड भी मानते हैं कि दो ही फर्में हैं और ऐसा केवल सुविधा के लिए किया गया है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर भी वही परिणाम मिलेगा। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि ये दो ही फर्में हैं तो द्वयाधिकार का मॉडल है। ऐसा नहीं है, ये फर्मों की संख्या दो से अधिक होगी तब भी वैसे ही लागू होगा। दूसरा, ये बर्ट्रैंड भी मानते हैं और ये भी सुविधा की दृष्टि से ही कि दोनों फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं होमोजेनियस हैं, समरूप हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल और एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हैं। तीसरा ये कि सीमांत लागत स्थिर है और पॉजिटिव है, अर्थात एक धनात्मक संख्या है, पूर्णों की तरह उसे शून्य नहीं माना गया है, लेकिन ये उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहेगी। और जब हर इकाई की लागत सीमांत लागत स्थिर रहेगी तो औसत लागत और सीमांत लागतें बराबर होंगी, ये भी इससे स्पष्ट है। इसी प्रकार से प्राइस कंपटीशन है, ये हम आपको बता चुके कि फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्यों में कमी बेसी करके प्रतियोगिता करती हैं। और यहीं आपको यह भी बता दें कि कुर्नो ये भी मानते हैं कि यदि कोई भी फर्म अपना मूल्य जरा भी दूसरी फर्म से कम करती है तो दूसरे फर्म के सारे ग्राहक उस फर्म की तरफ आ जाते हैं और दूसरे ग्राहक की बिक्री, दूसरे जो सेलर विक्रेता है उसकी बिक्री जीरो हो जाती है। तो इसका हम उपयोग इसमें करेंगे। यद्यपि कुर्नो की उस मान्यता को ये भी स्वीकार करते हैं कि जो सेलर्स हैं दोनों वे नायब हैं और जिसका अर्थ ये होता है कि वो थोड़े कम विवेकशील हैं, इस दृष्टि से कि वो ये मान के चलते हैं कि यदि वो अपनी कीमतों में कमी करते हैं तो दूसरी फर्में अपनी कीमतों को यथावत रखेंगी, ऐसा वो मानते हैं। और कहा जाता है कि ये एक तरह से विवेकशीलता नहीं होगी और इस नाते, लेकिन दोनों के मॉडल इस मान्यता पर आधारित हैं और इस प्रकार से दोनों कीमतों का निर्धारण साइमल्टेनियसली करते हैं, साथ साथ करते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक कुछ कर ले उसके बाद दूसरा करे। तो जो जैसा कि हम लोग उस मॉडल में देखे थे स्टेकेलबर्ग में, वहाँ पर एक सीक्वेंस था, पहले एक निर्णय लेता था, उसको देख के दूसरा अपने को अनुसार निर्णय लेता था और दूसरा क्या निर्णय लेगा इसको पहला वाला पहले से भांप लेता था, क्योंकि बाजार की दोनों को लागत और आय और मांग सबकी जानकारी होती है, ऐसा वहाँ माना गया। तो ये सीक्वेंशियल गेम नहीं है, अनुक्रमिक गेम नहीं है। यहाँ दोनों विक्रेता साइमल्टेनियस गेम खेलते हैं, अर्थात साथ साथ निर्णय लेते हैं बिना ये परवाह किए हुए कि वो यदि अपने मूल्य में परिवर्तन करेगा तो दूसरा क्या कर रहा है। वो मान के चलते हैं कि दूसरा कुछ नहीं करेगा और जैसा मूल्य, जो मूल्य पहले उसका था वैसा ही करता रहेगा। ये मान्यता भी मान के चलते हैं। और एक और मान्यता मानते हैं कि वही कि फर्म मूल्यों के माध्यम से जब प्रतियोगिता करेगी तो प्रत्येक फर्म का ये लक्ष्य होगा कि वो अपने प्रतियोगी फर्म की तुलना में अपने मूल्य को जरा सा कम कर दे ताकि उसके सारे ग्राहक टूट के उसकी तरफ आ जाएं और वो अधिक से अधिक बिक्री करके अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो इन मान्यताओं के अंतर्गत अब हम
इस मॉडल को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस मॉडल में ये बर्ट्रैंड जिस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं वो ये है कि किस तरह से फर्में कीमतों के माध्यम से प्रतियोगिता करती हैं और उस प्रतियोगिता को दिखाने के संदर्भ में वे रिएक्शन कर्व का उपयोग करते हैं। और वो रिएक्शन कर्व कैसे होते हैं, यद्यपि पिछले वीडियो से आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ कि ये जो फिगर 1 है उसमें ये स्पष्ट है कि कीमतों के माध्यम से प्रतियोगिता होगी। फर्में 2 हैं, तो अब की बार चित्र में दोनों फर्मों पर, दोनों अक्षों पर फर्म की कीमतें दी जाएंगी और यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर पहली फर्म 1 के मूल्य को दिया है जिसको हम P1 लिख रहे हैं, और वाई अक्ष पर फर्म 2 के मूल्य को हम प्रदर्शित कर रहे हैं जिसको हम P2 लिख रहे हैं। यहाँ P1 लिखा हुआ है, प्राइसेज ऑफ फर्म 1 है, ये P2 है, प्राइसेज ऑफ फर्म 2 है। और इस विश्लेषण में संस्थिति कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम कहाँ होगी, कितना मूल्य पहली फर्म लेगी, कितना मूल्य दूसरी फर्म लेगी, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने आइसोप्रॉफिट कर्व या सम लाभ वक्रों का उपयोग किया है। तो डिटेल में तो आप इसके पहले जब हमने दूसरी वीडियो में रिएक्शन कर्व पढ़ाया है वहाँ पर बहुत डिटेल्ड में आइसोप्रॉफिट कर्व को समझाया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि जब फर्मों के मूल्य दिखाए जाएंगे अक्षों पर, वैसी स्थिति में जो आइसोप्रॉफिट कर्व बनते हैं वो केंद्र की ओर कन्वेक्स टू दी एक्सिस होते हैं। और कन्वेक्स टू द एक्सिस का मतलब उस एक्सिस की ओर कन्वेक्स होते हैं या उन्नतोदर होते हैं जिस एक्सिस पर उस फर्म के मूल्य को दिखाया गया है। जैसे अगर फर्म ए के मूल्य को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है तो फर्म ए का जो वक्र होगा सम लाभ का, वो वक्र केंद्र की इस एक्सिस की ओर उन्नतोदर होगा जैसा इस वक्र में बना होगा। और वहाँ हम ये भी देख चुके हैं कि इस वक्र पर जो स्थितियां हैं वो ये दिखाई जाती हैं कि अगर फर्म बी का कोई मूल्य हो, फर्म बी ने कोई मूल्य निर्धारित किया है, तो उस मूल्य को देखते हुए फर्म ए जो मूल्य निर्धारित करेगी उसके रिस्पॉन्स में उसका जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स होता, जो सबसे बेहतर उसके लिए विकल्प होगा और एक तरह से वो अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से जो निर्णय लेगा, वो इस समलाभ वक्र पर दिखाया जाएगा। अर्थात जो समलाभ वक्र हैं वो फर्म बी के मूल्यों को दिया हुआ होने पर फर्म ए द्वारा जितना मूल्य निर्धारित किया जाता है अपने बेस्ट रिस्पांस की स्थिति में, अर्थात अगर फर्म 2 जो है कोई मूल्य निर्धारित कर लेती है तो फर्म ए के लिए उचित होगा कि वो कितना मूल्य निर्धारित करे जिससे वो सबसे बेहतर स्थिति में हो। उसी चीज़ को ये वक्र दिखाता है और ये वक्र केंद्र की इस एक्स एक्सिस की ओर उन्नतोदर होगा अगर ये ए का वक्र है तो, और अगर ये बी का वक्र है तो बी अक्ष की ओर उन्नतोदर होगा। वो हम निचले चित्र में अभी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो वक्र बनेंगे वो इस तरह के होंगे और इन सारे वक्रों के एक न्यूनतम, क्योंकि जब कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा तो नीचे एक सबसे नीचे एक न्यूनतम बिंदु होगा और ये न्यूनतम बिंदु जो है वो एक्स ए फर्म 1 के उस न्यूनतम मूल्य को प्रदर्शित करेगा बी के दिए फर्म 2 के दिए हुए किसी निश्चित मूल्य पर, जो उसको कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध कराएगा। और क्योंकि विक्रेता अपनी कीमतों को कम करके
अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है, क्योंकि प्राइस कंपटीशन है। इस नाते ये बिंदु जो न्यूनतम बिंदु है वो उसके लिए उसका बेस्ट रिस्पांस होगा बी फर्म के दिए हुए मूल्य पर। और इस दृष्टि से अगर सभी वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को हम देखें, या हम ये कहें कि प्रत्येक वर्ग वक्र के किस बिंदु को ए प्रीफर करेगा, तो वो उसके न्यूनतम बिंदु होंगे जो बी के जो फर्म 2 के विभिन्न मूल्यों पर के रिस्पांस में होंगे। और यदि इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएं तो ये रिएक्शन कर्व कहा जाएगा फर्म ए का। और ये रिएक्शन कर्व ये प्रदर्शित करेगा कि फर्म 2 के दिए हुए मूल्यों पर फर्म ए कौन सा मूल्य लो जो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम हो। तो वैसी स्थिति में ये जो ए का रिएक्शन कर्व बनेगा वो वाई एक्स अक्ष से के किसी बिंदु से ऊपर की ओर दाईं तरफ झुकता हुआ सीधी रेखा के रूप में हमें मिलेगा। और यहाँ पर हमारे इस चित्र में ये जो ये R1 है, ये फर्म 1 का रिएक्शन कर्व है। और जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ ये है कि जब P2 का कोई निर्धारित मूल्य होगा फर्म 2 का, तो उस दिए हुए मूल्य पर फर्म 1 कितना उत्पादन करना चाहेगी, इस संबंध को ये रिएक्शन कर्व प्रदर्शित करता है। फर्म 2 का जो मूल्य दिया हुआ है, जैसे ये मूल्य दिया है P2 डैश, इस मूल्य पर कितना मूल्य लेगी वो, तो उस स्थिति में हम उसको कहते हैं कि दिए हुए मूल्य पर कितना मूल्य ये तय करेगी। तो इसको यहाँ दिखाते हैं। और अगर जैसे मैं ये कह दूं कि वक्र में ये एक बिंदु है, मान लीजिए ए, ये नहीं लिख सकते, ये अन्यत्र प्रयोग हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ लिख दें के, ये बिंदु को। तो इसका मतलब इस के बिंदु पर ये फर्म 2 का जो मूल्य है वो P2 डबल डैश यहाँ लिखा हुआ है। इस मूल्य पर ए जो है P1 डैश मूल्य अगर ले तो हम इस बिंदु पर होंगे। और फर्म A1 के लिए इतना मूल्य निर्धारित करना उसके लिए सबसे बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करेगा। और क्योंकि ये न्यूनतम बिंदु जो होते हैं फर्म के, वो उन्हीं लाभ स्तरों को दिखाते हैं जो पूरे वक्र पर लाभ का स्तर है, और न्यूनतम बिंदु सबसे बेहतर विकल्प होता है। इस नाते वो यहाँ से उसका रिएक्शन कर्व गुजरता है जो इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है कि कितने मूल्य पर वो कितना मूल्य, जैसे अगर हम इस बिंदु से देखते तो ये बिंदु आता, अगर हम इसको P1 डबल डैश कर दें तो इसका मतलब है कि जब ये P2 डबल डैश था, वैसी स्थिति में अगर ये इस बिंदु से अपने रिएक्शन को व्यक्त करे तो वो अपने मूल्य P1 डबल डैश अगर रखे तो ये उसके लिए बेस्ट रिस्पांस होगा फर्म 2 के मूल्य के संदर्भ में। और इसी को ये हमारा रिएक्शन कर्व व्यक्त करता है। और रिएक्शन कर्व इस तरह का होता है। तो जिस तरह से इन विभिन्न समलाभ वक्रों के आधार पर ए के रिएक्शन कर्व को ज्ञात किया जा सकता है, उसी तरह से हम बी के रिएक्शन कर्व को भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये इस चित्र में हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यहाँ व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी स्थितियाँ यहाँ क्लियर हो गई हैं। बी का जो रिएक्शन कर्व है वो बी वाई अक्ष से सीधी रेखा के रूप में होगा। और ये वक्र जो फर्म 2 के आइसोप्रॉफिट कर्व हैं उनके न्यूनतम बिंदुओं से होकर गुजरेगा। और इस प्रकार से R2 जो है ये फर्म 2 का रिएक्शन कर्व है जो फर्म 1 के द्वारा निर्धारित मूल्य, जिसे हम P1 कहेंगे, पर अपने रिएक्शन को व्यक्त करता है कि वो कितना मूल्य निर्धारित करे, और वो मूल्य P2 होगा। और इनके विभिन्न इन बिंदुओं पर वो अपने मूल्य निर्धारित करेगा और इन न्यूनतम बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र होगा उसे हम फर्म बी का रिएक्शन कर्व कहेंगे। अब दोनों के रिएक्शन कर्व उनके बेस्ट रिस्पांस को प्रदर्शित करते हैं दूसरे फर्म के दिए हुए मूल्य पर। और हमको दोनों के स्थितियों को
सर्वोत्तम करनी है और वैसी स्थिति में इक्विलिब्रियम वहाँ होगी जहाँ पर दोनों फर्मों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे और वैसी स्थिति में फर्म फर्म 2 के दिए हुए मूल्य पर फर्म ए जितना मूल्य निर्धारित करेगी उतने ही मूल्य पर फर्म 1 के उतने ही मूल्य पर फर्म 2 जो है अपना मूल्य निर्धारित करेगी और दोनों के मूल्य परस्पर बराबर होंगे और इस नाते दोनों लोग वहाँ पर संतुष्ट होंगे और यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। और उस बिंदु को हम लोग इस तीसरे चित्र में देख सकते हैं, जिस तीसरे चित्र में ये स्थितियाँ दी गई हैं, जिसमें इस रिएक्शन कर्व को P1 को हम यहाँ खींचे हुए हैं, इस रिएक्शन कर्व PB को हम यहाँ R2 को यहाँ खींचे हुए हैं और दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस बिंदु पर हम देख सकते हैं कि जो P2 है वो OC के बराबर है और जो P1 है वो OC के बराबर है। और यहाँ पर जो स्थितियाँ आएंगी, यहाँ पर जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर ये दोनों स्थितियाँ बराबर होंगी और जितना मूल्य ये निर्धारित करेगा P2 फर्म 2 उतना ही मूल्य फर्म 1 निर्धारित करेगी और दोनों संतुलन की स्थिति में होंगे। और यहाँ पर संतुलन की स्थिति में वो एकाएक नहीं पहुँच जाते। फर्म की स्थिति में आप जानिए कि कोई भी फर्म अपना मूल्य जब एक निर्धारित करती है तो वो लाभ कमाने की दृष्टि से मान लीजिए एक मूल्य निर्धारित करी और वो मूल्य अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक ये मूल्य उतना हो सकता है जितना मूल्य क्रेता देने के लिए तैयार है। और जो मूल्य क्रेता देने के लिए तैयार है वो मूल्य केवल एक अधिकारी ही ले पाता है। वैसी स्थिति में इस अधिकतम मूल्य को हम एकाधिकारी मूल्य भी कह सकते हैं। तो फर्म चाहती है उसका लाभ अधिकतम हो, वो अपना मूल्य बहुत ऊंचा भी निर्धारित कर सकती है। और मान लीजिए इस प्रक्रिया में फर्म बी ने अपना मूल्य अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया जितना उपभोक्ता दे सकते हैं। वैसी स्थिति में अब फर्म 1 क्या करेगी? बर्ट्रैंड कहते हैं कि फर्म 1 को भी लाभ कमाना है और बाजार में उत्पादित करना है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों की वस्तुएं बिल्कुल समान हैं, इसलिए अगर फर्म 1 जरा भी अपना मूल्य कम कर दे उससे, ये लिटिल बिट बहुत थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस हो, यहाँ तक कि कहा जाता है कि 1 रुपये अगर उसने मूल्य रखा है तो उसमें 100 पैसे होते हैं भारत में, अगर वो 99 पैसे मूल्य कर दे तो उससे कम हो गया। और जैसे ही वो 99 पैसे मूल्य करेगा तैसे फर्म 2 के सारे ग्राहक इधर आ जाएंगे और उसकी वस्तु की मात्रा शून्य हो जाएगी और सारे बाजार पर फर्म 1 का अधिकार हो जाएगा, वो सारे बाजार को कैप्चर कर लेगी। लेकिन जैसे ही ये मूल्य 99 पैसे करेगा, फर्म 2 बैठी नहीं रहेगी, वो अपने मूल्य को उससे भी कम कर देगी। तो कह रहे हैं वो 98 पैसे कर देगी तो उसके सारे ग्राहक इसकी तरफ आ जाएंगे। और जब वो 98 करेगा तो ये 97 करेगा तो वो 96 करेगा, ऐसे करते चले जाएंगे और मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं हो पाएगा, मूल्य घटने लगेगा और घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि मूल्य जो है सीमांत लागत के बराबर हो जाए, मतलब जितनी अंतिम इकाई पर खर्च हुआ है बनाने में मूल्य भी उतना ही हो जाए, क्योंकि घटते 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 इस प्रक्रिया में चला आएगा। और जब उतना मूल्य हो जाएगा तो अब अगर मैं मानूं कि फर्म बी ने पहले मूल्य तय किया था और अब अगर फर्म बी उस मूल्य पर आ जाती है तो अब क्या फर्म बी मूल्य को और घटाएगी? तो कहा जाता फर्म की बी अगर अब मूल्य को और घटा दे
तो उसको लॉस होने लगेगा, क्योंकि हर इकाई एक ही मूल्य पर तैयार होती है, वही औसत लागत भी है। तो हर इकाई की जो लागत है, तो हर इकाई का मूल्य अगर उससे कम हो जाएगा तो हानि होगी और कोई भी उत्पादक ऐसा नहीं करेगा। इस नाते अब उसके नीचे वो मूल्य को गिराएगा नहीं। और फर्म ए भी अब इस बिंदु के नीचे मूल्य को नहीं गिरा सकती, क्योंकि उसकी भी स्थिति वही है कि लागत से कम पर वस्तु को बेचने से हानि होगी। तो दोनों जब मूल्य गिरते गिरते सीमांत लागत के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में दोनों मूल्य में जो प्राइस कंपटीशन था कि मूल्य गिरा करके और बाजार की को कैप्चर करो और लाभ को अपने अधिक बिक्री को अधिक से अधिक करो, वो प्रक्रिया वहाँ पे रुक जाएगी। और कहा गया कि अब यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहाँ पर मूल्य सीमांत लागत और बर्ट्रैंड मॉडल में हम कह सकते हैं औसत लागत के बराबर हो जाए, क्योंकि सीमांत लागत और औसत लागत दोनों एक है। और ऐसी स्थिति जब आएगी तो कहा गया ये नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होगी, क्योंकि जितना लगाया उतना पाया, और अर्थशास्त्र की भाषा में जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं वो होगा। और ये कौन सी स्थिति होगी? वो ये वही स्थिति होगी जो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में दीर्घकाल में प्राप्त करती हैं, जहाँ पर मूल्य नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एमसी और एसी दोनों बराबर होते हैं। नो प्रॉफिट नो गेन वाली स्थिति में, लाभ अलाभ की स्थिति में वहाँ उत्पादन होता है, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। और एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उनके सामान्य लाभ, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, वो उनको प्राप्त होता है। और वही स्थिति यहाँ भी होगी। तो बर्ट्रैंड ने अपने मॉडल में जिस तरह से प्राइस कंपटीशन होता है, जिस तरह से फर्में अपने मूल्य को गिराकर अपने प्रतियोगी से उनकी बाजार को छीन करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं, उस प्रक्रिया में अंततः मूल्य सीमांत लागत के ऊपर जहाँ कहीं भी निर्धारित हुआ हो, वो अधिकतम मूल्य मोनोपोली प्राइस हो सकती है या उसके बीच में कहीं भी हो सकती है। जहाँ भी एक फर्म मूल्य निर्धारित करेगी, दूसरा मूल्य उससे कम करेगी, पहली फिर उससे कम करेगी, दूसरी फिर उससे कम करे, और इस प्रक्रिया में आते आते मूल्य जो है वो वहाँ निर्धारित होगा जहाँ सीमांत लागत के बराबर मूल्य हो जाए। और जहाँ ये बराबरी होती है वहाँ पर दोनों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस रिएक्शन कर्व के ई बिंदु पर इसका क्या मतलब होता है। ए के रिएक्शन कर्व का मतलब होता है कि इस बिंदु पर जब फर्म 2 OC के बराबर अपना मूल्य निर्धारित करेंगे तो फर्म 1 भी OC के बराबर अपना मूल्य निर्धारित करेगी। और जब इस वक्र को हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि फर्म 1 के जो मूल्य निर्धारित हैं OC, उसको देखते हुए फर्म 2 भी अपने मूल्य को OC ही निर्धारित करेगी, क्योंकि इसके वक्र के इस बिंदु से यही रिजल्ट निकल रहा है। और इस प्रकार इसके मूल्य पर ये संतुष्ट, इसके मूल्य पर वो संतुष्ट, और जब दोनों संतुष्ट होंगे तो कहा जाएगा कि अब वहाँ से वो हटना नहीं चाहेंगे। ऊपर जाएंगे तो लौट के फिर वहीं आएंगे, और नीचे जाएंगे नहीं, क्योंकि नीचे हानि होनी है, न तो फर्म 1 जाएगी न तो फर्म 2 जाएगी। तो ये बिंदु जो है वो इक्विलिब्रियम का बिंदु होगा। और यहाँ पहुँच करके अब यहाँ से कोई भी डेविएट नहीं करेगा, वहाँ से हटने का प्रयास नहीं करेगा। और इस नाते कहा गया ये इक्विलिब्रियम जो हो वो स्टेबल होगी, स्थिर संतुलन का बिंदु होगा। और ये विशेषता जिस इक्विलिब्रियम में होता है उसको हम गेम्स थियरी में नैश इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो ये बर्ट्रैंड मॉडल की इक्विलिब्रियम है, इस नाते ये बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम है। और क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम की शर्तों को ये पूरी करती है, इस नाते इस ई बिंदु पर जो हमें संतुलन मिल रहा है और जिस पर दोनों फर्मों के रिएक्शन कर्व बराबर हैं, उसे हम बर्ट्रैंड नैश इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, और वो इस बिंदु पर प्राप्त होती है। तो अब हम अगर देखें
तो हम कह रहे हैं कि जब इस बिंदु के नीचे जाता ही नहीं है तो रिएक्शन कर्व का बर्ट्रैंड मॉडल में कोई माने ही नहीं है जो ई बिंदु के नीचे का हिस्सा है, चाहे वो हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का हो, जैसे मैं कह दूँ P1 डैश हो, 2 डैश हो, और चाहे ये P1 डैश हो, तो यहाँ से यहाँ तक वाले हिस्से पर फर्में काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मूल्य उससे नीचे गिराएगी ही नहीं। वो वैसी स्थिति में ये हमारे काम का है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि तो फिर जो रिएक्शन कर्व होगा वो किस तरह का होगा। वैसी स्थिति में हम आपको इस चौथे चित्र में ले जा रहे हैं, फिगर 4 में, जो इस इक्विलिब्रियम की स्थिति को दिखाएगा और जो रियल उनका रिएक्शन कर्व होगा वो किस तरह का होगा वो हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, ये संतुलन का बिंदु है, वही बिंदु है जो ये है, ई बिंदु जो ये है वही संतुलन का बिंदु है। ये सी का मान है, ये सी का मान है, क्योंकि यही सी का मान जो एवरेज कास्ट या मार्जिनल कास्ट है वही P1 और P2 भी है। और क्योंकि ये संतुलन का बिंदु है और हम सिंबॉलिक तौर पर संतुलन बिंदु को स्टार लगा के शो करते हैं, तो हम इसको P1 स्टार और P2 स्टार कह रहे हैं, जो नैश बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम के द्वारा के मूल्य को निर्धारित करता है, मतलब द्वारा निर्धारित मूल्य को बताता है कि फर्म 1 कितना मूल्य लेगी, फर्म 2 कितना मूल्य लेगी। इसके नीचे वो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि उसका जो रिएक्शन कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ऐसे इसी पर काम करेगा, इसके नीचे नहीं। और उसके बाद एक न्यूनतम स्थिति ये है और एक अधिकतम स्थिति वो है जो अधिकतम मूल्य है, जिसको हम एक अधिकारी मूल्य कहते हैं। और अगर हम ये मान लें कि अधिक से अधिक मूल्य हम ले सकते हैं यहाँ से लेके PM तक, और बिल्कुल वही दूरी यहाँ भी प्रदर्शित है, O से लेके PM। अगर एक्स अक्ष पर हम देखेंगे तो अधिकतम मूल्य ये है, अगर वाई अक्ष पर देखेंगे तो उतना ही मूल्य वहाँ भी होगा, चाहे A ले चाहे B ले, अधिकतम मूल्य यही, इससे ज़्यादा मूल्य नहीं लिया जा सकता। अगर इससे ज़्यादा मूल्य नहीं लिया जा सकता तो इसका मतलब है इसके आगे मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता, अर्थात वहाँ जाके मूल्य रुक जाएगा। और जब रुकेगा तो वक्र का जो स्वरूप होगा वो, और बीच की जो स्थितियां हैं वो जो 45 अंश की रेखा है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बिल्कुल बीचों बीच है, उसी के पर मूल्य कहीं निर्धारित होगा, और जैसे ही वो निर्धारित होगा वैसे ही दूसरा फर्म उससे जरा सा मूल्य को घटा देगा, फिर उसके घटाने पर पहली वाली फर्म घटा देगी, उसके घटाने पर दूसरी वाली फर्म घटा देगी, और वो दोनों के जो रिएक्शन कर्व होंगे उसी 45 अंश की रेखा पर गुजरते हुए हमको दिखेंगे। क्योंकि दोनों को एक पे दिखा दें तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, इस नाते उन दोनों वक्रों को इस रूप में दिखाया गया, दो लाइनों के रूप में, कि इसका वक्र ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, और ये अधिकतम मूल्य है, फिर इस पर मुड़ जाएगा। ये और इसी प्रकार ये इस तरह से वक्र गया, इस तरह से गया, मतलब ये वक्र जा रहा है ऐसे, ये B का है, फर्म 2 का, फिर जाएगा ऐसे और फिर जाएगा ऐसे, अर्थात ये है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, मगर C से CEM2 और इस प्रकार से निकलेगा, और इसका अधिकतम मूल्य PM है, और A का जो फर्म का जो रिएक्शन कर्व होगा वो P1 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर यहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। तो ये है P1 जो फर्म 1 का रिएक्शन कर्व है, जो फर्म 2 के दिए हुए मूल्य P2 पर अपना मूल्य P1 निर्धारित करता है। ये रिएक्शन कर्व फर्म 2 का है जो फर्म 1 के दिए हुए मूल्य P1 पर अपने रिएक्शन को व्यक्त करता है, और वो रिएक्शन इस तरह से होगा
कि न्यूनतम ई बिंदु के नीचे ये वक्र नहीं जाएगा, उसके नीचे, क्योंकि वो उत्पादन ही नहीं, लागत पर कीमत को उससे नीचे घटाएगा नहीं, कीमत स्थिर हो जाएगी सी पर। तो वक्र का स्वरूप ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे होगा बी का, फर्म 2 का, और फर्म 1 का ऐसे 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 होगा। फर्म 1 वाला है यहाँ से P1 डैश से शुरू के ई पे जाएगा, ई से M1 पर जाएगा और फिर ऊपर खड़ा हो जाएगा वर्टिकल। इससे आगे अब नहीं बढ़ सकता, और इसका मूल्य इससे आगे नहीं बढ़ सकता PM से। इस नाते इसी मूल्य पर जो है, इस मूल्य पर वो आगे अब नहीं बढ़ेगा, यहीं सीधे मुड़ जाएगा, और इसका जो है आगे नहीं बढ़ेगा, इसी पर खड़ा हो जाएगा। तो ये स्थिति होगी। और इस चित्र में अगर हम दिखाने का प्रयास करें कि फर्म, कोई भी फर्म, चाहे 1 चाहे 2, अपने मूल्य को अगर वो निर्धारित करती है अधिकतम मूल्य को, और वो अधिकतम मूल्य यही PM है, और वो मूल्य यहाँ कहीं होगा, M1 या M2 होगा। और अगर फर्म 1 M1 मूल्य निर्धारित कर दे जो अधिकतम मूल्य है, तो फर्म 2 बाजार को कैप्चर करने के लिए अपने मूल्य को गिरा देगी, उसके सारे ग्राहक टूट के उधर आ जाएंगे। उसके बाद फर्म 1 देखेगी कि 2 ने अपने मूल्य गिरा दिए, तो वो क्या करेगी, वो भी अपना मूल्य थोड़ा सा गिरा देगा। जब वो गिराएगा तो उसके सारे ग्राहक टूट के उधर आ जाएंगे। जब उधर आएंगे तो फर्म 2 गिराएगा, फिर फर्म 1 गिराएगा, फिर गिरते 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 इस प्रक्रिया में हम आ जाएंगे ई बिंदु पर। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जब हम ई बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो सीमांत लागत के बराबर मूल्य हो जाता है, और अब मूल्य उसके नीचे ऊपर नहीं होता, और यही संतुलन का बिंदु हो जाता है। और यही जो है बर्ट्रैंड नैश इक्विलिब्रियम है। बर्ट्रैंड नैश इक्विलिब्रियम है। नैश इक्विलिब्रियम का अर्थ ये है कि संतुलन पर जो मूल्य निर्धारित किया है दोनों फर्मों ने, दोनों फर्में उस मूल्य को न तो कम करना चाहेंगी न तो अधिक करना चाहेंगी, क्योंकि अगर अधिक करती हैं तो दूसरी फर्म मूल्य को गिरा देगी, और अंततः आपने देखा है फिर पहली फर्म गिराएगी, फिर दूसरी गिराएगी, अंत में फिर आके उसी ई बिंदु पर पहुंच जाना है। और ई बिंदु के नीचे की कोई भी फर्म मूल्य को ले नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर ई बिंदु से कोई क्षणिक डेविएशन या बिखराव होता भी है, तो ऐसी क्रियाएं क्रियाशील होगी शक्तियाँ जो उनको पुनः उसी बिंदु पर लाएंगी, और ये जो इक्विलिब्रियम होगी वो स्टेबल होगी। और जो मूल्य निर्धारित होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारित होता फर्म का दीर्घकालिक, जिसमें सीमांत लागत के बराबर ही मूल्य मिलता है और फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। तो बर्ट्रैंड मॉडल में भी इक्विलिब्रियम की स्थिति में दोनों फर्में सामान्य मूल्य पर काम करेंगी, और उनका मूल्य उनके सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होगा। तो ये बर्ट्रैंड मॉडल है, और इस बर्ट्रैंड